नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। साल 2024 शुरू हो चुका है, आगाज हो चुका है और साल के पहले ही दिन मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला। हालांकि उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी भी थी, लेकिन मुख्य रूप से उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी थी। उन्होंने एक सवाल उठाया और ये कहा कि ये कैसी तरक्की है कि जब लोगों की जेब में पैसे ही नहीं है। यानी मोदी की गारंटी पर निशाना साध रही थी मायावती। मायावती जो इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, लिहाजा कांग्रेस को भी उन्होंने इस दौरान घेरा। कई सारे सवाल उठाते हुए उन्होंने बेरोजगारी का और खास तौर से गरीबी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में जैसा होता था वैसा ही भारतीय जनता पार्टी के जमाने में भी हो रहा है, यानी दोनों ही सरकारों में कोई भेद नहीं। एक तीर से वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही निशाना साध रही थी। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, लोगों की जेब में पैसे नहीं है, यानी तरक्की के बारे में जो कुछ बताया और समझाया जा रहा है दरअसल वैसा कुछ है नहीं। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर लोगों की जेब में पैसे ही नहीं है तो ऐसी तरक्की का क्या फायदा। यानी लोग अगर गरीब हैं, उनके पास अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, तो जो तरक्की दिखाई जा रही है वो किस काम की, आखिर उससे आम लोगों को क्या फायदा होगा। तो क्या इस देश में जब हिंदुत्व के नाम पर पूरे देश भर में माहौल बनाया जा रहा है, या यूं कहें कि अपने आप बनता जा रहा है। अयोध्या में भी हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और पूरी अयोध्या उस दिन राममय के साथ साथ मोदी में भी नजर आ रही थी और पूरे देश भर में अक्षर पूजित अक्षर वितरण का कार्यक्रम भी शुरू हो गया। यानी एक तरीके से हिंदुत्व की डोर में जो तमाम जातियां हैं उनको समाहित करने की, उनको बांधने की कोशिश हो रही है। और इस बात से मायावती भली भांति वाकिफ है कि दलित बिरादरी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और लंबे वक्त से, यानी कहे कि बीते 10 सालों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ डटा हुआ है, चाहे चुनाव लोकसभा के आए या फिर विधानसभा के। मायावती की ये सबसे बड़ी ताकत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। ऐसे में मायावती का यह हमला निश्चित तौर पर रणनीतिक तौर पर उठाया गया एक सही दिशा में कदम मालूम होता है, लेकिन इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारी कोशिश थी कि भारतीय जनता पार्टी भी आज इस चर्चा में शामिल हो, लेकिन वो इस चर्चा में आज भागीदारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी तमाम दूसरे सियासी दल हैं, या यूं कहें कि विपक्ष के जो सियासी दल, वो हमारे साथ इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, कुंवर सिंह निषाद साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, करमवीर आजाद जी जो बसपा के समर्थक माने जाते हैं, दलित चिंतक माने जाते हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषक है मनीष अग्रवाल जी, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत आज हम मनीष अग्रवाल जी से करते हैं। मनीष जी, मायावती का ये जो बयान है इसके क्या मायने निकाले जाए? आनंद जी, देखिए, मायावती जी का जो बयान है, मायावती जी ने कुछ दिन पहले भी एक बयान दिया था कि राजनीति में कोई अछूता नहीं है, किसी को कभी किसी के संग जाना पड़ सकता है। नजर मायावती जी ने अपने ट्वीट में सबसे पहले ये कहा कि देश में करप्शन है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाजपा करप्शन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के अगेंस्ट चुनाव में जा रही है। दूसरा, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। तो बेरोजगारी का मुद्दा भारत में जो भी सरकारें आती हैं सब उठाती रहती हैं, और उस क्योंकि भारत सबसे युवा देश कहा जाता है दुनिया में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए। तो मुझे लगता है मायावती जी का एक ये बैलेंस्ड स्टेटमेंट है कि वो अपने वोटर्स को, अपने मतदाताओं को ये बताना चाहती हैं कि हम कांग्रेस और भाजपा से दोनों से बराबर की दूरी बनाए हुए हैं, और आप हमें एक तीसरी शक्ति के रूप में वोट दे के संसद में भेजिए, तो जो भी सरकार सत्ता में आती है हम उससे आपके हक दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सबको मालूम है कि मायावती जी अकेले सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि वो यूपी में इस समय दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, 80 सीटों में से 10 सीटों का प्रतिनिधित्व करती है। तो मायावती जी अपने वोटर को रिटेन करने के लिए, अपने लोगों को ये बताने के लिए कि कल को जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम दोनों पार्टी का विरोध कर रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं है, तो हमारा वोटर इकट्ठा होकर हमें वोट दे और हम एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे, और फिर जो भी सरकार लोकसभा में बनेगी उसमें अपनी स्थिति देखें कि हम किस स्थिति में खड़े हैं। जी, अच्छा कुंवर सिंह निषाद जी,
बीजेपी पर तो हमला जायज मालूम होता है क्योंकि सरकार उनकी है, लेकिन कांग्रेस को क्यों कोस रही है मायावती, ये समझ में नहीं आ रहा। वो एक तरीके से आपको बीजेपी के साथ खड़ा कर रही है। जो उनका बयान है, मैं आपको अक्षरशः पढ़ देता हूं कि पहले कांग्रेस और अब भाजपा की जातिवादी, अहंकारी और गैर समावेशी सरकार के दुष्प्रभाव से गरीबों का विकास लगातार बाधित हो रहा है और इसलिए बसपा की सर्वहितैषी सरकार बेहद जरूरी है। यानी एक तरीके से तुलना कर रही है कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। जो काम कांग्रेस पहले करती आई गरीबों के खिलाफ, वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आदरणीय मनीष जी, पहले तो मैं साल के शुरुआती दिनों में आपको और आपके दर्शकों को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी बहुत आपके स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। मायावती जी का जो बयान है, मायावती जी एक तो ये तय है कि बिना सोचे समझे कुछ कहती नहीं है। मायावती जी का जो बयान है उसे वास्तव में हम तो गंभीरता से लेते हैं। हम चिंतन करेंगे कि हमने कहाँ दलितों के विकास में, हमने कहाँ गरीब मजदूर किसान के विकास में कोई कमी छोड़ी। हम इस पर चिंतन जरूर करेंगे, लेकिन मायावती जी का बयान इस रूप से बड़ा गंभीर लेना चाहिए कि 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी जो नीतियां हैं, वो जो पिछले जो समय में जिस प्रकार के उनके भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र सामने आया है, बलात्कारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, घोटालेबाजों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, भ्रष्टाचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई और इन सबको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। कुछ प्रमुख जो घटनाएं हैं, जो दलित समाज के जो उत्पीड़न के जो मामले हैं, और मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है, जब जब ये प्रभावशाली होते हैं, तो अगड़े और सवर्ण समाज का कुछ नहीं बिगड़ता। उत्पीड़न पिछड़े और दलित समाज का ही होता है। कुछ प्रमुख घटनाएं, जैसे ऊना की घटना हुई, वहां लिंचिंग में हत्या कर दी गई। रोहित वेमुला की हत्या का प्रकरण था। मध्य प्रदेश के सीधी में जो हाल ही में जो दलितों के ऊपर पेशाब करने का मामला आया, वो दुनिया ने देखा। यूपी के हाथरस में एक बेटी को रात के 2 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जलवा दिया। सुल्तानपुर में 1200 रुपए मजदूरी मांगने के लिए एक दलित मजदूर की हत्या कर दी जाती है। और एक बदायूं, नवंबर 2023 की घटना है, बदायूं में सार्वजनिक नलकूप से पानी पीने के कारण एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। ऐसे प्रमुख मामले हैं और मायावती जी इन बिंदुओं पर बैठी रही, उन्होंने उनको इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और मैं तो कहना चाहूंगा कि अपनी पार्टी ने हालांकि मुझे कहा है कि मायावती जी पे बड़ा सॉफ्ट बोलना है, लेकिन मैं स्पष्ट बोलना चाहूंगा, जब दलितों के ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा था तो मायावती जी अपने घर से बाहर नहीं निकली, मायावती जी बोली नहीं। पूरे देश में हाहाकार हो रहा था हाथरस के मुद्दे पर, लेकिन मायावती जी ने सॉफ्ट सपोर्ट बीजेपी को किया। मायावती ने सपोर्ट किया जिला पंचायत के चुनावों में, मायावती जी ने सपोर्ट किया अभी हाल ही के जो नगर निकाय के जो चुनाव हुए, जो पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया। और हाल ही में जो बातें इस प्रकार की वो कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि जो इंटरनल उनका पैक्ट है वो शायद उनका टूट रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने के लिए तैयारी कर रही हैं। और एक घटना का मैं जरूर वर्णन करना चाहूंगा, जो वाराणसी में जो घटना हुई, जहां के सांसद माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वहां एक बेटी के बलात्कार के जो दोषी हैं उनके फोटो नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ वायरल होते हैं, उनके फोटो नड्डा जी के साथ आते हैं, उनके फोटो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ आते हैं। लेकिन इस देश के मीडिया में, सभ्य समाज में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं होती है, कोई डिबेट नहीं होती है। अगर यही फोटो राहुल जी के साथ रहे होते, मायावती जी के साथ रहे होते, ममता जी के साथ रहे होते, अखिलेश यादव जी के साथ रहे होते, तो इस देश में हाहाकार मच गया होता, इस देश में तांडव मच रहा होता और आरएसएस बीजेपी के लोग सड़क पर उतरकर आग लगा रहे होते। तो यह बड़ा गंभीर समय है, बड़ा चिंतन का समय है। समय पर मायावती जी को जी
कुंवर निषाद जी, आजकल तो ऐसा जमाना है कि सबके हाथ में मोबाइल है, कोई कहीं भी किसी के साथ फोटो खींच लेता है। आमतौर पर, अच्छा, वो बीजेपी के आईटी सेल के लोग थे, और उनकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से इस बारे में बयान भी आया कि कोई भी हो, उससे क्या मतलब है, किसी भी की पार्टी से जुड़ा हो, क्राइम किया है, अपराध किया है, जो आद, जेल जाएगा, जेल भेजे गए। खाली फोटो आदरणीय खिंचाना, आप भी समझते इस बात को कि आजकल फोटो खिंचा लेना किसी के साथ भी बहुत आम सी बात है। हम लोग भी कहीं भी रिपोर्टिंग पे जाते हैं, कोई लोग आते हैं, फोटो खिंचा लेते साथ में, हम लोग लाइव कर रहे होते हैं, लोग आते साथ में फोटो खींच के चले जाते हैं। तो उसके लिए मान बहुत मान अच्छी लीजिए बात। अगर कोई क्राइम क्राइम कर दे, तो उसके लिए मानस श्रीवास्तव कहाँ से दोषी है? बहुत अच्छी बात आपने कही मानस जी। मैं बताना चाहूंगा, आज मैं भले ही कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में मैंने 22 साल काम किया है। मैं बीजेपी का प्रदेश महामंत्री था और मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन इतनी हाई सिक्योरिटी में मेरा नरेंद्र भाई मोदी जी के बगल में खड़ा होना संभव नहीं था, मेरा फोटो नहीं खिंच पाया। तो यह कोई साधारण बात नहीं है कि मोदी जी के पास तक जाकर फोटो खिंचाना। एक सिक्योरिटी में पूरा एक पूरी लिस्ट सूची बनती है, वो संगठन की ओर से बनती है, और वो सूची प्रभावशाली लोगों की होती है। कोई आम आदमी जाकर मोदी जी के पास जाके फोटो खिंचा के बताए? कोई विपक्ष का नेता, उनकी पार्टी के जो सांसद हैं, उनको मिलने का समय नहीं मिलता, और एक बनारस के लोग ऐसे ही जाके फोटो खिंचा लेंगे? ये संभव नहीं है। यह प्रभावशाली लोग हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से संबंध है। और मैं आपके टीवी चैनल पर आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो 60 दिन तक जो इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके पीछे कारण था कि ये इनके फोटो वायरल थे। यदि इनकी गिरफ्तारी पहले हो जाती तो 5 राज्यों के चुनाव में बहुत बड़ा उसका असर पड़ता, उल्टा असर पड़ता। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव के कारण उनकी 60 दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई, और बाकायदा एक फोटो और उनके वायरल है। यह बलात्कार जैसी जघन्य अपराध करने के बाद वो लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश में गए। यह भी एक गंभीर सवाल है कि ऐसे लोग, भारतीय जनता पार्टी उनका पूरी तरह से उपयोग भी करती है, उनसे काम भी लेती है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है और उसको इसे तो बहुत हल्के आपने में नहीं लेना चाहिए। आप विपक्ष के नेता हैं, आपका काम है आरोप लगाना। निश्चित तौर पर वो सरकार में बैठे लोग हैं, वो सफाई देंगे, लेकिन जहां तक सवाल फोटोग्राफ का है, तो आपने देखा कि बहुत सारे फोटोग्राफ, तमाम सभी कोई ऐसा सियासी दल मेरे ख्याल से बाकी नहीं बचा है कि कभी ना कभी किसी फोटो को लेकर के कोई विवाद ना हो। मेरे ख्याल से इस बात से सभी पैनलिस्ट सहमत रहे होंगे कि कभी किसी के साथ फोटो जाती, तमाम ऐसे अपराधी रहे कि कभी अखिलेश के साथ फोटो है, तो कभी कांग्रेस के नेता के साथ फोटो, तो कभी बीजेपी की। तो आमतौर पर यह भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी छुपा करके, जो उनका जो असल चरित्र है, उनको छुपा करके भीड़ में भी शामिल होकर कई बार फोटोग्राफ खिंचवा लेते हैं। तो इसे तो खैर एक अलग बहस का विषय है। नौ तमाम साल से 9 साल से अपने आप को राष्ट्रवादी मीडिया के पत्रकार साबित करने वाले जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस मुद्दे पर मौन है। अगर उनके किसी के भी फोटो, अगर 3 तरह के जो मामले हुए होते, यदि उन तीनों बलात्कारियों में से किसी का नाम उर्दू का नाम रहा होता, वो मुसलमान रहे होते, तो तांडव मच जाता। यदि वो जेएनयू या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रहे होते, तो तांडव मच जाता। यदि उनके फोटो राहुल जी के साथ, अखिलेश जी के साथ और मायावती जी के साथ रहे होते, ममता जी के साथ रहे होते, तो तांडव हो जाता। कुंवर सिंह निषाद जी, अगर आप देखेंगे, हालांकि आज हमारा बहस का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि आपसे सवाल हो रहे हैं, इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा, कोई मैं मीडिया का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपने सभी अखबारों में देखा होगा अगले दिन की हेडलाइंस, तो सभी ने उसमें लिखा, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के में काम करने वाले लड़के ये पकड़े गए। आपने देखा होगा, तो कहीं ऐसा नहीं कि किसी ने उसमें से बीजेपी का नाम गायब कर दिया। उसमें खबर में ये भी था नीचे कि तमाम नेताओं के साथ, उनके नाम भी बाकायदा कोटेड, इनके साथ फोटो वायरल हुई, उनकी इसी तरह की फोटोग्राफ सामने आए। अगर सारे अखबार आप देखेंगे, तो कोई अखबार मुझे लगता नहीं कोई बाकी रहा होगा। मैंने सारे अखबार देखे, लेकिन वो जो खबर थी, वो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, बिल्कुल नीचे दबी हुई और 2 पंक्तियों की वो खबर उस तरह से लगाई गई, ताकि लोगों को पता ना चले कि ये भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई संबंध है। अब आपको हो सकता है लग रहा हो, मैं नहीं कह रहा, अपना अपना विश्लेषण करने का तरीका है। हो सकता है उस दिन तमाम दूसरी बेसिक खबरें होती हैं जो हेडलाइन बनने के लायक होती है, कई बार ऊपर नीचे होता है चीजों को। चलिए खैर, आज हमारा ये बहस का विषय नहीं, आज हम लोग बहस चूंकि मायावती पे कर रहे हैं, तो चलिए करमवीर आजाद जी, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। क्या आप मायावती जी के इस बयान से सहमत हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही तरीके की नीतियों पे काम कर रही है? पहले
कांग्रेस ने दलितों का और गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया और अब भारतीय जनता पार्टी। मानस भाई, जैसा कि अभी चूंकि आपने बताया, ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी का वक्तव्य है। अब उन्होंने क्या सोचा, किस लिए सोचा और क्या कहा, लेकिन उसके पहले उन्होंने ये चीज जो एक बात कही है कि दलित, शोषित, वंचित, पीड़ितों की जो कि 1 करोड़ से अधिक लोग जो है बेरोजगार हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, उनका आय का स्रोत क्या है, उसमें मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बड़े दावे करती है, गारंटी में गारंटी की योजना, डबल गारंटी, जो इस समय गांव गांव में हम लोग कई बार जाते हैं। और अभी अब मैंने हाल ही में एक आजमगढ़ में रैली निकाली थी, तो परमिशन लेने गया था, तो वो सरकारी विभाग गारंटी में गारंटी योजना कर रही है। स्वास्थ्य विभाग को लगा दिया, ग्राम विकास को लगा दिया, जितने विभाग है सबको लगा दिया। केवल यह प्रचार करने में, उनका काम छोड़ दीजिए, यह प्रचार करने में कि गारंटी में गारंटी योजना। योजना क्या है? आपका जो योजना है कि राशन मिल रहा है, ठीक है। फिर हेल्थ कार्ड, जो आयुष्मान कार्ड है उसकी, उज्ज्वला योजना उसकी, फिर आपका जो जितने भी इनके योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को ये गिना रहे हैं। मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, हमारे भारत देश की जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस सवाल पे जो मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे भारत में कितने % लोग टैक्स पेयर, जिस टैक्स पेयर की बात करते हैं और जिसपे ये विश्व गुरु होने का दावा ठोकते हैं कि हम पूरे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, पूरे कुल आबादी का मुझे लग रहा है 1.6% लोग टैक्स पेयर हैं, 1.6 या 1.8% लोग टैक्स पेयर हैं, जो लोग टैक्स देते हैं। आप इसे आकलन करिए कि प्रति व्यक्ति जो इन्होंने स्लैब रखा है 7.5 लाख का कि इनकम टैक्स पेयर होगा, तो आप ये बताइए प्रति व्यक्ति आय क्या है? आज जिस गरीबी, मतलब लोगों को रोजगार ये दे रहे हैं, दावा है इनका, लोगों को राशन ये दे रहे हैं, दावा है इनका, लोगों को आवास ये दे रहे हैं, दावा है इनका, लोगों को शौचालय ये दे रहे हैं, दावा है इनका। तो मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि जो ये षड्यंत्र हो रहा है और ये अपना ग्रोथ रेट का जो है बीन बजाते रहते हैं, लेकिन ग्रोथ रेट वास्तविकता में दिखती कहां? चंद परिवार, जो कुछ चुनिंदे परिवार हैं भारत में, कारपोरेट घराने जिसे कह सकते हैं हम, केवल उनके आर्थिक उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी जी जान लगा के काम कर रही है। और जितने श्रमिक हैं, श्रमिकों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय, अत्याचार जैसा करना है। आप बताइए, 2020 में इन्होंने एक बनवाया था ई श्रम, मैं पढ़ रहा था ई श्रम में 28 करोड़ 42 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था ई श्रम के माध्यम से। मैंने एक सर्वे किया, रैंडमली सेलेक्ट करके मैंने एक सर्वे किया, 20 लोगों से मैंने पूछा कि आप लोगों के खाते में, जो इन्होंने कहा था 500 रुपए प्रति माह आपके खाते में आएंगे, आप ताज्जुब करेंगे, 18 लोगों ने सीधे सीधे इनकार किया कि मेरे खाते में 1 रुपए नहीं आया। और 2 लोगों ने, किसी ने कहा मेरे खाते में 1 किस्त आई, किसी ने कहा मेरे खाते में 2 किस्त आई। तो जो इनका केवल ये प्रचार करते हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी इनका एजेंडा, अभी हाल में देखिए, इन्होंने, माननीय श्री अमित शाह जी ने एक सदन में चिल्ला चिल्ला करके, चालक एक रीढ़ की हड्डी है, पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी है चालक। अगर जिस चालकों ने अभी केवल 2 दिन हड़ताल किया, आज भी हड़ताल किया, मुझे लग रहा है अभी आप हमारे आसपास के जितने पेट्रोल पंप सब ड्राई हो गए, आपत्ति क्या है? अगर एक बात बताइए
इस देश में सड़क दुर्घटनाओं में हर रोज हजारों आदमी मर जा रहा है, लोग बेतरतीब गाड़ी चला रहे हैं। अगर कोई हिट एंड रन कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो सजा का हकदार है। तो आप लोग क्या ये चाहते हैं कि नहीं किसी को भी रौंद के निकल जाए, कोई भी ट्रक वाला, कोई बस वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई कैब वाला, और उसके मानस बाद भाई, उसको कार्रवाई बताओ। जब हाल है आप लोगों का। अरे मानस भाई मेरी बात पूरी सुन लीजिए, हम उसका विरोध थोड़ी नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं उस चालक से पूछिए जो बेचारा गरीब आदमी दिन रात ट्रक चलाता, बस चलाता, पैसेंजर को लेके। कोई चालक चाहता है कि उसके गाड़ी से या वाहन से कोई भी व्यक्ति कुचला जाए? आप एक बात बताइए, बात कर रहे हैं आप विभागों पे, क्यों नहीं ये कसते हैं कि जो फिटनेस कराने जाते हैं वहां पैसा लेकर के इन्होंने जो है INC सेंटर खोले हैं। हाँ, वो पैसा लेकर के फिटनेस, गलत गाड़ी का फिटनेस दे रहे हैं, पैसा लेकर के गलत लोगों को लाइसेंस दे रहे हैं। तो वहां से जहां पे सोर्स है, सोर्स काम को करवाइए। सही करने का। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये पैसे देके काम करवाने की जरूरत क्या है। शिकायत करिए। अरे शिकायत किससे चलिए आज करिए? चलिए एक ट्रांसपोर्टर शिकायत नहीं, सुन तो लीजिए मानस भाई, हजारों शिकायत मैं आपको दिखा दूंगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेके एडिशनल कमिश्नर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके मुख्यमंत्री तक कोई कार्रवाई हुई? इनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी कहीं पे इम्प्लीमेंट हुई? नहीं हुई। केवल क्या ये प्रोपागंडा कर रहे हैं गरीब आदमियों को परेशान करने का? मानस भाई, तारिक खान साहब इंतजार कर रहे हैं, तारिक भाई के पास चलते हैं। तारिक भाई, मायावती का ये जबरदस्त हमला आपने देखा कांग्रेस और बीजेपी पे एक साथ, इसके सियासी मायने क्या निकाले जाए? बीजेपी को निशाने पे लिया समझ में आता है, कांग्रेस के पीछे क्यों मायावती हाथ धो के पड़ी हुई है? चाहे राजस्थान का चुनाव रहा हो, देखा किस तरीके से बयान उन्होंने दिए, और चाहे अब देखिए नए साल पे बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को कोसना नहीं भूल रही मायावती। खैर, और समाजवादी पार्टी पे तो खैर उनके निशाने पर रहती, वो लगातार हमले करती ही रहती है। देखिए मेरा स्टैंड अलग है इस चीज पे, और कि देखिए मायावती अगर चाहें कि बीजेपी हट जाए, बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन करना क्या पड़ेगा? देखिए एक तबका है जो मायावती की बात को सुनता था, पहले बहुत सुनता था, अब कम सुनता है, मगर सुनता है। उससे मायावती कम्युनिकेट ही नहीं करती। वो दबा कुचला समाज है उत्तर प्रदेश का, खासकर, और स्टेट में भी उनका प्रभाव है। उससे उनका जो संगठन है वो एक तो डिस्ट्रॉय हो गया। हर जिले में मायावती का संगठन, बीएसपी के बारे में कहा जाता था ऐसा संगठन कोई बना ही नहीं पाया। मैंने अपने बचपन में सुनी है ये बात। वो तबाह हो गया। ये कोऑर्डिनेटर, वो कोऑर्डिनेटर, बाम से DS4 फलाना धमाका, एक कार्यकर्ता बीएसपी का बचा ही नहीं। वो सब अपने आप को भाजपाई मानने लगे। तो मायावती अगर चाहें, वो पार्टी 80 और 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी को फॉरवर्डों की पार्टी कहा जाता था। पुराने लोग होंगे, जानते होंगे, मैं तो बहुत नई पैदाइश, मैंने सब कुछ पढ़ा है। ये तो स्वरों की पार्टी, अगड़ों की पार्टी है। तो मायावती का क्या काम था? बैकवर्डों को या पिछड़े लाला बनिया ब्राह्मण पार्टी कहा जाता था। क्या? यही मैंने सुना है, ये बात मैंने देखा नहीं है, मैंने उस रजीम को देखा ही नहीं है, मैंने सिर्फ पढ़ा। फॉरवर्डों की पार्टी, बीजेपी फॉरवर्डों की पार्टी। अब मायावती की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उत्तर प्रदेश में या देश की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, ऐसा मायावती ने किया को, मतलब मैं एकदम स्टन्ड रहता हूं। आप समझिए बात को, मुझे समझ ही में नहीं आता कि मायावती जी ने ऐसा क्यों किया, क्यों किया। मैं फालतू की बात में नहीं जाता कि ये सीबीआई वो मामला फलाना मामला, तो किसी को भी चाहेंगे तो बंद करा देंगे मायावती, अगर स्टैंड ले या चाहे ना ले। लेकिन एक पार्टी जिसके कैडर को लोग सलाम करते थे, मैंने अपने बचपन में देखा है कि बीएसपी के कैडराइज लोग अगर लाइन से बैठा दो तो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे। ये बीजेपी के कैडर का स्टैंडर्ड था, इतना कैडराइज और इतना सिस्टमेटिक संगठन जिसको डिस्ट्रॉय और बर्बाद कर दिया। काशीराम ने साइकिल से चल के पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को दौड़ा था। अब बात आ गई कि मायावती ने, मैं डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहता, दुनिया भर के टॉपिक है। अब मायावती ने आ गई एम्प्लॉयमेंट की बात कर दी। चलिए भाई ठीक है, चलिए भाई ठीक है। अरे भाई मायावती अगर चाहती, अपने संगठन को खाली ट्वीट करके लिख दिया, चार लाइन का लिख दिया, अपने संगठन को चैनलाइज कर अगर उसको इस बात को समझाती कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा ये
फायदा नहीं करेंगी, ये तुम्हारा नुकसान ही करेंगी। तो प्रति विधानसभा में बार बार कहता हूं, जो मायावती का वोट 5,000 पहुंच गया, वो 30,000 था 403 विधानसभाओं में। वो आज की डेट में जो एवरेज है उसका, वो 5,000 प्रति विधानसभा। एक लोकसभा में 5 विधानसभा होती है, निकाल लीजिए मायावती को कितना वोट मिल रहा है। अब तो हमको लाकर मायावती ने फेंक दिया समाजवादी पार्टी को कि तुम लड़ो। जब कहीं चुनाव होता है तो कहती है समाजवादी पार्टी हार गई किसी तरीके से। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में ना आए, भले ही बीजेपी बनी रहे, ये कैसा अपने समाज का उद्धार कर रही मायावती, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब मैं मायावती का कोई रिप्रेजेंटेटिव हूं तो उससे ये सवाल, आपने क्या दिशा और दशा दी? क्या काशीराम के मूवमेंट को बर्बाद और खत्म नहीं कर दिया? क्या मायावती ने खत्म कर दिया? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? कोऑर्डिनेटरों को लगा दिया कि तुम मैनेजर और कैंडिडेट ढूंढ के लाओ जो जमा कर दिया। खुल के कह रहा हूं, पीएसपी का सिस्टम ही यही हो गया। ले आओ भैया, पकड़ लाओ जो जमा कर दिया। अब जमा करने वाले 5-10 साल तो रहे, उसके बाद वो भी भाग गए। ऐसे कोई पार्टी नहीं चल सकती। मुझे अफसोस होता है वाकई में, अफसोस कि एक पार्टी जो इतनी कैडराइज थी, उसका सिस्टमैटिक वे से मायावती ने बर्बाद कर दिया। और महंगाई की बात, सीएमआई ने अक्टूबर में कहा कि 10.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग, ये मामला है, इस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। मायावती ने जायज सवाल उठाया, मगर मायावती की सुनता कहां है? कौन सुन रहा है उस सवाल को? किसी भी सवाल का महत्व मानस भाई तब है जब वोटों में कन्वर्जन हो। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा आज मंदिर को बनाए हुए, क्योंकि वो जानती है कि हम वोटों में कन्वर्जन करेंगे। समाजवादी पार्टी पीडीए का मुद्दा उठा रही है, हमें विश्वास है कि हम वोटों में कन्वर्ट करेंगे। मायावती का इस बात का क्या वोट में कन्वर्जन होगा? कई दिन खाली कह दिया, लिख दिया। अरे भाई, आपके लोगों ने कम्युनिकेट किया, आपके लोग नीचे धरातल पे जाते, बीजेपी के खिलाफ मुहिम छेड़ते, जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है जगह जगह, आपने तमाम कानून हटाए, उसकी आवाज मायावती उठाती। जो लड़की जला दी गई उसके लिए आवाज उठाती। तमाम दलितों के मुद्दे, एक मुद्दे नहीं है। आप स्पेसिफिक रही हैं, मैं समझिए, आज स्पेशलिस्ट होता है, चेस्ट स्पेशलिस्ट, ऐसे ही कार्डियोलॉजिस्ट, आप दलित स्पेशलिस्ट रही हैं। आपने छोड़ दिया उनको कि भैया कहीं भी चले जाओ। अब उनको जहां समझ में आया वो चले गए, और उत्तर प्रदेश की राजनीति पता नहीं किस डायरेक्शन में चली जा रही है। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मायावती है। मैं खुला कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसकी, ये मायावती की मेहरबानी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लगातार। अब आप आ जाइए, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी, एक मिनट, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम 14 करोड़ लोग महंगाई गरीबी रेखा से ऊपर चले गए। 167 रुपीज जो कमाता है वो गरीब नहीं है। एक क्या 167 रुपीज कमा कर ये जो 14 करोड़ वाला डेटा ये देते हैं ना, ये किस चीज पे आधारित है, इसको समझिए। अगर मैंने 167 रुपीज एक दिन में कमा लिया तो मैं गरीब नहीं हूं। 14 करोड़ लोगों को दिन रात चिल्लाया जाता है कि हमने उनको गरीबी रेखा से ऊपर निकाल लिया। मैं कह रहा हूं उसके नापने का जो तराजू है, उसको नापने का वही गलत है। मैं तराजू पे ही सवाल उठा रहा हूं। इनके जो इन्होंने उठा लिया, और 14 करोड़ और 4.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में, ये सब क्या है? कांग्रेस की करती रही है, आपको याद है ना? वो भी कह रहा हूं मैं। तो मुझे तो आज तारिक भाई, मैं भूलता नहीं आज भी वो दृश्य, जब राज बब्बर बता रहे थे कि 5 रुपए में भरपेट खाना, और साइज देखिए हाथ का, बता रहा हूं इतना खाना। उस वक्त मीडिया ने उनके इस हाथ का जो साइज है ना कि कितना खाना, का इतना खाना, 5 रुपए में भरपेट। मतलब आप इस देश में ऐसा मजाक किया सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, गरीबी का क्या मजाक उड़ाया है और गरीबों का क्या मजाक उड़ाया है। अपने हिसाब से मेहनत कर लेंगे और बताएंगे कि नहीं इतने करोड़ लोग गरीबी से ऊपर आ गए। तो ये तो हर सरकार में होता है। तो बीजेपी भाई, जनता का भला तभी होगा जब मौजूदा सरकार से सवाल। देखिए, एक बात मेरी समझिए, क्या जिंदगी को रिवाइंड किया जा सकता है? ये तो वो है नहीं ना, वरना उनसे भी पूछता है। वो तो है नहीं आज। तो उन्होंने डिबेट में आज शामिल होना उचित नहीं समझा, क्योंकि उनको लगा कि सवाल से घिरेंगे, क्या जवाब देंगे। अभी आप राम मंदिर पे रख लीजिए तो 5 जनी तैयार हो जाएंगे। ओपी सिंह, एसएन सिंह, सब लोग आ जाएंगे। ओपी सिंह, एसएन सिंह, फलाने सिंह, धमाके सिंह, सब लोग आ जाएंगे। हमने चीर फाड़ कर दिया, एकदम बना दिया राम मंदिर। ठीक है भाई, आपने राम मंदिर बनाया, क्रेडिट आपको है, विरोध कौन कर रहा है?
तारिक खान ने विरोध किया, झंडा लेके उतरे। तारिक खान ने कहा राम मंदिर नहीं बने, तारिक खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया बिल्कुल बनना चाहिए, बने। ये मैं कह रहा हूं, एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान कह रहा है, एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान कह रहा है। जमीयत उलमा हिंद भी कह रही है कि बनने दीजिए, फालतू का मामला बनाए हुए हैं। अब हम कह रहे हैं चलिए राम मंदिर बन रहा है, उस पर खूब डिबेट कर लीजिए, 90%, 10% डिबेट इस पे भी कर लीजिए। फिर जो आज आपने टॉपिक, आपको मुबारकबाद। मैं कह रहा हूं आपको मैं हाथ जोड़ के मुबारकबाद देता हूं कि आप ऐसे टॉपिक रखें इस माहौल में भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल रखना है। जो जनता से जुड़े मुद्दे, मीडिया को उनको उठाना भी चाहिए। एक सवाल और भी है मनीष अग्रवाल जी। मायावती जी कह रही कि बेरोजगारों की फौज के साथ विकसित भारत कैसे संभव है? इस देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन है। लोगों का ध्यान बांटने के लिए गारंटी पे गारंटी बताई जा रही है। यानी मोदी की गारंटी पर जो ये हमला मायावती का है, और उसको वो कनेक्ट कर रही है आम आदमी की जेब से, कि ये बात सही भी कि अगर मेरी जेब में पैसा नहीं है तो बाहर कितना भी सुनहरा माहौल हो, बाहर कितने भी बड़े मॉल खुल जाए, मेरी जेब में पैसे नहीं, मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा। तो निश्चित तौर पर एक सवाल तो मायावती ने उठाया, भले उनकी स्ट्रेंथ आज इतनी ना हो, विधानसभा में उनके पास एक ही व्यक्ति हो, एक ही विधायक हो। लोकसभा चलिए समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर के पिछली बार 10 पा भी गई थी, 9 से पहले तो 0 ही थी। लेकिन सवाल तो अपनी जगह है ना ये मनीष अग्रवाल जी। देखिए मानस जी, ये सवाल अपनी जगह जरूर है। गरीबी का कोई हल किसी पार्टी के पास नहीं है। मैं विभिन्न पार्टियों को सुन रहा था, लेकिन ये लोग जो बातें यहाँ पे बता रहे हैं, ये बातें जनता तक नहीं पहुँच पा रही हैं। पिछले 3 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट में ये बिल्कुल साफ दिखा दिया है कि विपक्ष अपनी बात जनता तक नहीं पहुँचा पा रहा है, और जो पार्टी सत्ता में है वो अपनी बात पुरजोर तरीके से कह रही है और जनता तक पहुँचाने में सक्षम है। जैसे आज आप देख रहे होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी आज और कल 2 दिन दक्षिण भारत के दौरे पे हैं, जहां पे कहा जाता है बीजेपी का जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी वहां हर राज्यों में दौरा कर रही है, संगठन बना रही है, कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि कुछ सीटें जो उत्तर भारत में अगर हमारी कम होती हैं आगामी लोकसभा के चुनाव में, तो हम उसको दक्षिण भारत से पूरा करने की कोशिश करें। जैसे पिछली बार यूपी में मायावती और अखिलेश जी का कोलैबोरेशन हुआ, उसका फायदा मायावती जी को मिला, उन्होंने उसका फायदा उठाया और अपने संख्या बल को बढ़ाया। आज उन्हें दिख रहा है, जैसे अभी आपने देखा होगा अयोध्या में राम मंदिर के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी एक महिला के घर पहुंचते हैं, उससे पूछते हैं तुम्हारी सारी योजनाओं को लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि वो एक प्लान विजिट नहीं था, और लोग अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि क्यों लोगों को नहीं मिल रहा। तो उनकी बात सरकार तक पहुंचे, 1 का प्रतिनिधित्व हो, 10 का प्रतिनिधित्व हो, 50 का प्रतिनिधित्व हो, ये सवाल लोकसभा में कोई नहीं उठाता। लोकसभा में मायावती जी के भी 10 सांसद हैं और बाकी पार्टियों के भी सांसद हैं, लेकिन क्या वो लोग इस मुद्दे को वहां पे उस तेजी से उठाते हैं कि बेरोजगारी क्या हो रही है? जब वहां पे आता है तो लोकसभा का एडजर्नमेंट होता है या और मुद्दे डिस्कस करे जाते हैं जो मुद्दे रेलिवेंट नहीं है। चलिए आप ये कह सकते हैं कि वहां बहस नहीं हो पाती, समय नहीं मिल पाता, लेकिन क्या ये लोग लिखित में वो क्वेश्चंस वहां देते हैं विधानसभाओं में या लोकसभाओं में? उनके जवाब तो इन्हें मिलेंगे, वही चीजें इनके कार्यकर्ता और इनका कैडर जनता तक लेके जाएंगे कि देखो भाई हमने ये पूछा था। अभी जो भी फैक्ट्स है, सरकार जो फैक्ट्स बोलती है वो पब्लिक तक डेसिमेट होते हैं। जैसे अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे गारंटी की योजना, डबल गारंटी की योजना, उनके लोग जाके पूछ रहे हैं कि आपको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो कोई किसी से पूछ तो रहा है ना, कहीं तो डेटा पे बात हो रही है। अब बीजेपी राम मंदिर के लिए या संघ राम मंदिर के लिए घर घर जा रहा है, अक्षत बांट रहा है, उसके बाद लोगों को दर्शन कराएंगे, तो वो मोबिलाइजेशन तो अपने कैडर का कर रहे हैं ना। बाकी जगह कैडर का मोबिलाइजेशन नहीं है, कार्यकर्ताओं को दिशा नहीं मिल रही कि वो किस दिशा में काम करें। अगर नौकरियों के अवसर कम मिल रहे हैं तो क्या विश्वविद्यालयों में इस चीजों के लिए कोई बातचीत हो रही है? क्या विश्वविद्यालयों में इन मुद्दों को उठाया जा रहा है? एक अच्छा सवाल आपने उठाया तारिक भाई, लेकिन ये बात जो अभी मनीष अग्रवाल जी कह रहे हैं, देखिए इस बात में इसलिए दम नजर आता है कि अभी देखिए 5 राज्यों के चुनाव हुए, एक कनेक्ट जो स्थापित होना चाहिए विपक्ष का आम जनता के बीच में, आपको लगता नहीं कि वो कनेक्ट अभी तक हो नहीं पा रहा? ये जो सीट बंटवारा, संयोजक कौन, इंडिया में कौन आगे रहेगा, कौन, अभी इसी में उलझा हुआ विपक्ष और बाजी एक के बाद एक बीजेपी मारती जा रही। तो जो कनेक्ट आपको करना चाहिए था पब्लिक से, अपनी बात समझाने में कामयाब हो रहे, तभी तो जीत रहे।
और आप अपनी बात उनको बता नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप हार रहे हैं। यही तो वजह है ना तारिक भाई। देखिए, मैं ये मानता हूं, ये भी एक चैनल पे मैंने ये बात कही थी, तो आरएलडी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने फिर भी कहता हूं, मैं हमेशा सबसे पहले अपनी तरफ देखना चाहिए, उंगली उठाने से पहले इंडिया गठबंधन को सबसे पहले ऐसे देखना चाहिए अपनी तरफ। हम किस स्थिति में हैं, क्या हम लेट नहीं है, आकलन करिए। कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और न मानिए सामने मेरे 4 लोग खड़े, मैं आंख बंद कर दूं तो वो लोग नहीं खड़े रहेंगे क्या? खड़े रहेंगे। आपका बिल्कुल जायज सवाल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम वहां पर चीजें नहीं समझा पाए, जैसा ही हार हुई, तो सबसे पहले यह मानना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो कमियां रही सबसे पहले, और उन कमियों को ढूंढकर पूरा करना जरूर चाहिए। और क्या लोकसभा में हम कहां पिछड़ रहे हैं, सबसे पहले बैठकर इस पे मंथन हो जाना चाहिए। मान लेते हैं प्रोवाइडेड कि सरकारी संसाधन बीजेपी के साथ है, मान लीजिए, लेकिन एक जमाने में इंदिरा जी के साथ भी तो थे। तो क्या बीजेपी ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया था? नहीं लड़ा। जनसंघ ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया था? जनता पार्टी ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया था जब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा जाता था? नहीं किया था। मान लेते हैं आज वही परिस्थितियां हैं, वही संघर्ष है। तो हमको सबसे पहले अपनी तरफ देखना चाहिए कि हमने जो गठबंधन तैयार किया उसकी अभी स्थिति क्या है। क्या हम लेट हैं? क्या हम रोज चिल्ला रहे हैं कि हम ओपीएस ले आएंगे, ये ले आएंगे? क्या एक बड़ी जनसभा कर इसकी घोषणा नहीं कर देनी चाहिए मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कि हम ये चीजें तुम्हारी जेब में डाल देंगे? मायावती ने सवाल उठा लिया कि जेब में पैसा नहीं है, 2000 रुपया किसान को मिल रहा है तब भी जेब में पैसा नहीं है, 2000 रुपया किसान सम्मान निधि मिल रही है तब भी जेब में पैसा नहीं है, तब भी लोग राशन खा रहे हैं। क्या इन सब मुद्दों के साथ एक पैकेट बनाकर, हर पार्टी अपना पैकेट बनाती है, इंडिया गठबंधन का पैकेट अब तक मार्केट में बढ़ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए कुंवर सिंह निषाद जी के पास चलते, निषाद साहब करीब निषाद भाई के पास चलते, क्योंकि जिम्मेदारी इनकी ज्यादा बड़ी थी। निषाद भाई, अभी तक आप लोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमको इंडिया गठबंधन में कैसे रहना है, क्या करना है। आप मायावती के प्रति भी सॉफ्ट है, आप इंडिया गठबंधन की तरफ भी देख रहे हैं, आप चाहते समाजवादी पार्टी, मतलब यानी आप अभी भी मोल भाव में जुटे हुए हैं। और यही वजह कि अभी तक जो चीजें हो जानी चाहिए थी तय मुद्दे करके, जब आप लोग को उतरना चाहिए था उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में सड़कों पे इंडिया गठबंधन के साथ, उस वक्त आप अपनी यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। यानी आप अकेले अकेले आगे भी बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि सपा बसपा दोनों में आप तराजू में तौल रहे हैं। अनम्यूट करिए। आदरणीय मानस जी, इतना तो तय है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश में लड़ने का काम कर रही है। हिमाचल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, या पूरे देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की अगर सीधी किसी से फाइट है तो वो कांग्रेस से है। और केवल कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को फोकस करके चुनाव लड़ेगी या राजस्थान को फोकस करके चुनाव लड़ेगी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जनहित के जो मुद्दे हैं, यूपी में 80 सीटें हैं, अगर आप हार जाएंगे तो कहां से आप बीजेपी को रोक लेंगे अगर उसने 70-75 मार दी सीटें, जैसा कि अभी तक सर्वे में बताया जा रहा है। हम तो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार हैं, हम तो पूरा मन बना के बैठे हैं, हम तो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। साथ मिलके कोई आए तो, साथ मिलके कोई लड़े तो, साथ मिलके कोई चले तो, हम तो इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम तो मायावती जी के साथ भी तैयार हैं, हम तो सपा के साथ भी तैयार हैं, हम तो आरएलडी के साथ भी तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि सभी को मिलकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी चाहिए। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आप बसपा के साथ जाइए, तो जबरदस्ती क्यों आप बसपा के लिए साथ हैं? हम तो कहेंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी ही मायावती जी के साथ गए थे, वही साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। यह अखिलेश यादव जी का अपना फैसला हो सकता है, लेकिन गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये जो पूरे जो गठबंधन जो इंडिया अलायंस है, राष्ट्रीय स्तर पर इसको तय करना है। अभी यहाँ पर इन चीजों का फैसला तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा और खुले शब्दों में कहना चाहूंगा, इस देश में भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी के पटकने की अगर किसी के अंदर क्षमता है तो मायावती जी के अंदर है। मायावती जी जिस दिन तय कर लेंगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हट जाएगी, क्योंकि मायावती जी के पास वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश यादव के पास वो ताकत नहीं जो मायावती के पास है। स्टैंड क्लियर है कांग्रेस का।
नहीं भी नहीं, बात ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी अपने दम पर बहुत मजबूत हैं, लेकिन मायावती जी जब तक भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे से समर्थन करती रहेंगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा पाना मेरे हिसाब से बहुत आसान नहीं है, क्योंकि मायावती जी के पास वोट बैंक केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है। मायावती जी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन सब में मजबूत हैं। समय का कम है, कर्मवीर आजाद जी के पास जाना लास्ट कदम के लिए। मायावती जी को आप अंदर ले आएंगे, वो कुछ सीट जीत लेंगे, फिर बैकडोर से बीजेपी को लगातार सपोर्ट करती रहेंगी। वो अपनी सीटें किस तरीके से लोगों में बांटती हैं, आपको पता है क्या सिस्टम है बीएसपी का। इसलिए मैं खुल के यहाँ कह रहा हूं, मैं दबा के नहीं कहता चीजों को कि हमें मायावती को इस गठबंधन में मायावती की जरूरत नहीं है। मैं खुल के कह रहा हूं इस बात को। क्यों? क्योंकि मायावती ने अपना स्टैंड नहीं, आप आ जाते जो एक गठबंधन, हम तो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, एक गठबंधन जो भाजपा को पटकने की ताकत रखता है, आप कह रहे हो नहीं अभी हम देख रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं। अब क्या समझ रहे हो? लाइन खिंच गई। अब क्या समझ रहे हो भैया? लाइन खिंच गई, या ई पार या ऊ पार। अब कह रहे हो रुको अभी हम बीच में खड़े हैं, और उस पर भी आप ही कह रहे हो कि वो बीच में खड़े होने वाला ठीक है। अरे भैया या इस पार फांदो या उस पार फांदो, बात खत्म हो गई। या ई पार या ऊ पार। कर्मवीर आजाद जी के पास चलते हैं, चूंकि समय का अभाव है। कर्मवीर आजाद जी, जो स्थितियां बनी हुई हैं, देखिए मायावती का स्टैंड कहीं क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। एक बड़ी वजह यह भी है कि इंडिया गठबंधन भी एकजुट नहीं हो पा रहा है, और कैडर मायावती का पहले की सकता है। और ये जो आरोप लगता है उनके ऊपर पर्दे के पीछे से बीजेपी को सपोर्ट करने का, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो इससे जो अनुसूचित जाति की जो तमाम लोग जो मायावती के फॉलोअर थे, नुकसान तो उन्हीं का ही होता है हर बार। मानस भाई देखिए, अभी तारिक भाई जो है कह रहे थे कि मायावती की जरूरत नहीं है उनको। बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब जो PDA, तो डी को ये हटा रहे हैं। डी को हटाकर डी है नहीं ना। अरे कर्मवीर आजादी मायावती के साथ डी कब तक छोड़ के भाग चुका है, 2014 में छोड़ के चला गया था। चलिए आज भी आप ये बताइए, 2022 का चुनाव हुआ था, कितने परसेंट वोट बैंक थे? 13 पॉइंट कुछ परसेंट वोट बैंक है कि नहीं बीएसपी का? इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? मानते हैं। मानते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं? नहीं, आप किस आधार पे कह रहे हैं कि डी छोड़ के भाग गया, डी सपा में चल गया, डी कांग्रेस में चला गया, डी भाजपा में चला गया? अरे गैर जाटों का 80% वोट इस वक्त बीजेपी के साथ है, तभी वो 45-48 पे स्कोर करते हैं ना। मानस भाई, मुझे लग रहा है आपका जो आंकड़ा है, देख तो लीजिए। मैं तारिक भाई से ये कहना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, वो पूंजीपतियों की पार्टी है। केवल वो देश में पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, व्यापारियों के लिए काम कर रही है। और वास्तविकता देखिए, लड़ाई हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन सबसे पहली लड़ाई हमें बीजेपी को हटाने की है। और तारिक भाई ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि मायावती जी की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए हुआ क्या, जिस बिरादरी से देखिए दलित समाज में बहुत बिरादरी है, पासी है, धोबी है, कुंवार है, ये है वो है। मायावती जिस बिरादरी से आती है उसका वोट तो वो रिटेन कर पाई, मगर हर साल उनका लगभग 8 से 10% वोट गिरा। 2007 के चुनाव के बाद लोकसभा विधानसभा का चुनाव आप स्टडी कर लीजिए। बीएसपी वाले कहते थे कि विधानसभा में जाता है, लोकसभा में आ जाता है, लोकसभा में जाता है, फिर चला गया, आईवे नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि मायावती की जो राजनीतिक पहचान थी उत्तर प्रदेश में, वो लगातार घटी है, वो और घटेगी। 4-5% वोट रह जाएगा 403 विधानसभाओं में, डिवाइड करके देख लीजिए। इसलिए मुझे लग रहा है तारिक भाई, आपका आंकड़ा जो जहां से भी आपने आंकड़ा लिया है, तारिक भाई जहां से भी आपने आंकड़ा लिया है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आंकड़े को सही कर लीजिएगा। बीएसपी के पास अभी भी कई राज्यों में बहुत अच्छे वोट बैंक हैं, एक आपके उत्तर प्रदेश ही नहीं। चर्चा को ही समाप्त करते हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कर्मवीर आजाद जी आपका भी, तारिक भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, कुंवर सिंह निषाद साहब और मनीष अग्रवाल जी आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे मायावती के सियासी पैतरे की। मायावती ने
नए साल के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। यानी एक बार फिर उन्होंने संकेत दिया कि वो इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन से दूरी बनाकर रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मोदी की गारंटी पर सवाल खड़ा किया और ये कहा कि जब जेब में पैसे ही नहीं तो तरक्की का क्या फायदा, जो आर्थिक तरक्की की बात की जा रही है उसका क्या फायदा, जब गरीब आदमी की जेब में पैसा नहीं। लेकिन जब वो बीजेपी पे हमला कर रही थी तो खास बात ये भी थी और बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि वो साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर रखे हुए थी और कह रही थी कि कांग्रेस ने भी उतना ही नुकसान किया और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नुकसान कर रही हैं। यानी मायावती किस राह पर जाएंगी अभी ये तय नहीं। हालांकि कांग्रेस सॉफ्ट तरीके से अभी भी देख रही है मायावती की तरफ और ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस का रुख क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से वो मायावती पर हमला करने से बच रही है इसमें इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी यानी कांग्रेस कभी भी कोई भी बड़ा खेल कर सकती है। चलिए आज इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।